आज के एक और बेहतरीन क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं, खैर मकदम करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं 12वीं क्लास की ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4 मानव बस्तियों के बारे में। इसके नोट्स के बारे में जानने वाले हैं। इसी से जो है आपका शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस आपका बनेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि मानव बस्तियाँ क्या है, मानव बस्तियाँ किसे कहते हैं, मानव बस्तियों के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मानव का मतलब क्या होता है, इंसान होता है। और बस्तियों का मतलब होता है जहाँ पर लोग बसे रहते हैं, इंसान बसा हुआ रहता है, उसे मानव बस्ती कहते हैं। या आप ये भी लिख सकते हैं, मानव बस्ती उस क्षेत्र को कहा जाता है जहाँ पर मानव अस्थायी रूप से बसा हुआ हो। दूसरे शब्दों में वह क्षेत्र जहाँ पर लोग अस्थायी रूप से रहते हैं एवं अपना जीवन यापन करते हैं, मानव बस्तियाँ कहलाता है। मानव बस्तियों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला ग्रामीण बस्तियाँ, वह बस्तियाँ जो आकार में छोटी होती है एवं वहाँ के निवासी मुख्य रूप से प्राथमिक कार्य करते हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, मछली पालन आदि से जुड़े होते हैं, ग्रामीण बस्तियाँ कहलाती है। आप सबों को ये पता है, मालूम होना चाहिए कि ग्रामीण बस्तियों में जो लोग होते हैं वो कृषि के ऊपर में ही अधिकतर डिपेंड होते हैं। तो जाहिर सी बात है, ग्रामीण जो बस्तियाँ होंगे वहाँ पे कृषि, पशुपालन, मछली पालन, ये सारी चीज़ें क्या होगी, अमूमन होगी। और नगरीय बस्तियाँ वह बस्तियाँ जिनकी जनसंख्या अधिक होती है एवं जहाँ पर अधिकांश लोग तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र में कार्य करते हैं, नगरीय बस्तियाँ कहलाती है। अब बात करें अगर ग्रामीण बस्तियों के प्रकार के बारे में, ग्रामीण बस्तियों को मुख्य रूप से 4 भागों में हम लोग बांटते हैं। सबसे पहले गुच्छित बस्तियाँ। इस प्रकार की बस्तियाँ मुख्य रूप से उपजाऊ जलोढ़ मैदानों और भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में मिलती है। यह घनी बस्तियां होती है, यहाँ पर मकान पास पास होती है, यहाँ पर कम क्षेत्र में ज़्यादा लोग रहती है। गुच्छित बस्तियों में कम जगह में अधिक से अधिक लोग रहता है। अर्धगुच्छित बस्तियाँ, अर्ध का मतलब ही आधा होता है। जब मुख्य गांव से अलग होकर एक वर्ग गांव से थोड़ी दूरी पर रहने लगता है तो अर्धगुच्छित बस्तियों का निर्माण होता है। ऐसा तब होता है जब गांव का ताकतवर वर्ग के मुख्य क्षेत्र पर प्रभाव जमा लेता है और निचले वर्ग को गांव से बाहर रहने के लिए मजबूर किया जाता है। मुख्य रूप से यह एक विशाल गांव के आसपास छोटे गुच्छों में बसी बस्तियां होती है। मतलब क्या है, बड़े गांव के बगल में ये छोटे बस्तियां रहती है, जिसको हम लोग अर्धगुच्छित बस्तियां कहते हैं। तीसरा है पल्लीकृत बस्तियाँ। यह मुख्य रूप से बस्तियों का एक समूह होता है जो छोटे छोटे भागों में बसा होता है। इन सभी बस्तियों को एक ही नाम से जाना जाता है, परंतु यह एक दूसरे से दूर स्थित होते हैं। सबसे अगर मान लेंगे कि जाल मिलिक 7-8 जाल मिलिक है, लेकिन दूर दूर है ना। इसी प्रकार से छोटे छोटे भागों में रहते हैं और उनको क्या कहते हैं, पल्लीकृत बस्तियाँ। ऐसी बस्तियाँ मुख्य रूप से गंगा के मैदानों में, छत्तीसगढ़ और हिमाचल के घाटियों में मिलती है। चौथा अगर हम लोग बात करेंगे परिक्षिप्त बस्तियाँ अथवा एकाकी बस्तियाँ। इस प्रकार के बस्तियों में मकान काफ़ी दूर दूर बने होते हैं। हम लोग देखे होंगे, अगर आप लोग कभी नेपाल गए होंगे तो नेपाल के इलाके में लोग अमूमन एक घर यहाँ तो एक घर 500 मीटर दूर, 1 किलोमीटर दूरी के आसपास में होता है। ऐसी बस्तियाँ मुख्य रूप से जंगलों में, पहाड़ी क्षेत्रों में आदि में मिलती है। भारत में यह मुख्य रूप से मेघालय, उत्तरांचल एवं हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं ग्रामीण बस्ती अलग अलग प्रकार की होती है। भौतिक कारण, सांस्कृतिक कारण, ये सभी कारण अब किसी भी जब प्रवास हो, चाहे ग्रामीण बस्ती हो चाहे शहरी बस्ती हो, सब में अगर प्रकार पूछेंगे तो भौतिक कारण होगा आपका, है ना। इकोनॉमिकल कंडीशंस, आर्थिक कारण भी होगा, सांस्कृतिक कारण। भौतिक कारण में भूभाग की प्रकृति, ऊंचाई, जलवायु, जल की उपलब्धता। सांस्कृतिक कारण में सामाजिक संरचना, जाति, धर्म। अब नगर बस्तियाँ क्या है, अगर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछे कि नगर बस्तियाँ क्या है, और अगर 5 नंबर अगर पूछेगा कि नगर बस्तियाँ क्या है, ये कितने प्रकार की होती है, इसकी विवेचना कीजिए। तो आपको नगर बस्तियाँ क्या है ये लिखना पड़ेगा, है ना। नगरों का वर्गीकरण समय के आधार पर, है ना, प्राचीन, मध्यकाल, आधुनिक काल, ये सारी चीज़ें आपको 5 नंबर के क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा। तो नगर बस्तियाँ क्या है, वह बस्तियाँ जिनकी जनसंख्या अधिक होती है एवं जहाँ पर अधिकांश लोग तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र में काम करते हैं, नगरीय बस्तियाँ कहलाता है। जाहिर सी बात है, जो शहर में रहेंगे वो तो खेती बाड़ी ज़्यादा करेंगे नहीं, तो वो थर्ड
कैटेगरीज, जिसको तृतीय हम लोग क्या बोलते हैं, क्षेत्र कहते हैं, वही काम करेंगे। भारत में नगरों का वर्गीकरण, भारत में नगरों का वर्गीकरण मुख्य रूप से दो आधार पर करते हैं। नगरों के विकास का समय मतलब काल, नगरों के काम। नगरों का वर्गीकरण समय के आधार पर, काल के आधार पर। सबसे पहले विभिन्न युगों में नगरों के विकास के आधार पर भारत के नगरों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला है प्राचीन नगर, मतलब प्राचीनतम नगर, मतलब बहुत पुराना नगर। भारत में कई ऐसे जगह भी है जिनका इतिहास लगभग 2000 साल से भी अधिक पुराना है। ऐसे नगरों को प्राचीन नगर की श्रेणी में रखा जाता है। उदाहरण के लिए प्रयागराज जो कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। वाराणसी जो उत्तर प्रदेश में है। पाटलिपुत्र जो आज के वर्तमान दौर में पटना है। ये सभी क्या है, प्राचीन नगर है। अगर मध्यकालीन नगर की बात करें, वर्तमान में लगभग 100 से अधिक नगरों का इतिहास मध्यकाल से जुड़ा हुआ है। इसमें शामिल ज़्यादा नगर राजवाड़ा और राज्य के मुख्यालय के रूप में विकसित हुए हैं। इस वर्ग में शामिल मुख्य नगर दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, आगरा, हैदराबाद और नागपुर इत्यादि है। अगर हम लोग आधुनिक नगर की अगर बात करें, पश्चिम में भारत में आए अंग्रेज़ों और यूरोपीय लोगों ने भारत में अनेक नगरों का विकास किया। शुरुआत में अंग्रेज़ों द्वारा की कई स्थानों पर बंदरगाहों की स्थापना की गई, जिसमें सूरत, दमन, गोवा, पड्डीचेरी आदि नगरों का उदय हुआ। इसके बाद अंग्रेज़ों ने मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे नगरों का विकास किया। ये क्या है, ये सभी आधुनिक नगर हैं। अब हम आते हैं काम के आधार पर, है ना। पहले समय के आधार पर था, अब आते हैं नगरों का प्रकार्यात्मक वर्गीकरण। भारत में ऐसे नगर हैं जो अपनी विशेष सेवाओं के कारण जाने जाते हैं। इन्हीं विशेष सेवाओं के आधार पर भारतीय नगरों को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है, विभाजित किया गया है। यानी कि अलग अलग किस चीज़ों के ऊपर में जो है, सेवाओं के आधार पर। प्रशासनिक नगर, ऐसे नगर जहां पर उच्च स्तर के प्रशासनिक मुख्यालय होते हैं, प्रशासनिक शहर कहलाते हैं। उदाहरण के लिए चंडीगढ़, नई दिल्ली, भोपाल, श्रीनगर, गांधीनगर, जयपुर। यहाँ पे क्या है, प्रशासनिक मुख्यालय, जो सरकार से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, प्रशासनिक, पुलिस वगैरह, इनका मुख्यालय इन जगहों पर अधिक है। अब आते हैं औद्योगिक नगर, ऐसे नगर जो मुख्य रूप से उद्योगों के लिए जाने जाते हैं, औद्योगिक नगर कहलाते हैं, मतलब जब ये फैक्ट्री वगैरह लगता है। उदाहरण के लिए मुंबई, कोयम्बटूर, है ना, मोदी नगर, भिलाई, हुगली आदि। परिवहन नगर, ऐसे पतन नगर जो मुख्य रूप से आयात और निर्यात के कार्यों से जुड़े होते हैं। यानी कि परिवहन नगर कहलाते हैं, या परिवार है ना, आप लोग परिवहन नगर, बाय थोड़ा मिस्टेक हो गया है, उसको परिवहन नगर कहलाते हैं। उदाहरण के लिए विशाखापट्टनम, कोची आदि। वाणिज्यिक नगर, वे क्षेत्र जो विशेष रूप से व्यापार के लिए वाणिज्य से जुड़े हुए हैं, वाणिज्य नगर कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कोलकाता, सहारनपुर। खनन नगर, वह क्षेत्र जिस जगह खनन कार्य किए जाते हैं, खनन कार्य किए जाते हैं, खनन नगर कहलाते हैं। उदाहरण के लिए रानीगंज, अंकलेश्वर, सिंगरौली आदि। मतलब खनन का मतलब जैसे कि कोयला निकालना, है ना, बालू भी खनन में ही आता है। धार्मिक और सांस्कृतिक नगर, वह नगर जिसका धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व है, धार्मिक एवं सांस्कृतिक नगर कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हरिद्वार, अजमेर, तिरुपति, वाराणसी, मथुरा आदि। शैक्षणिक नगर, वह नगर जिन्हें शिक्षा के केंद्र के रूप में जाना जाता है, शैक्षणिक नगर कहलाता है। उदाहरण के लिए रुड़की, वाराणसी, अलीगढ़, इलाहाबाद इत्यादि।